हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सत श्री अकाल, सुबह की नमस्ते। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बैच चला रखे हैं, ये बैच जीके का है। जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो करंट है, करंट के साथ साथ स्टैटिक भी जो आपके एग्ज़ाम्स में देखने को वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स आपका रेलवे का हो या NTPC ग्रुप डी का, उसके साथ साथ SSC CHSL हो, CGL हो, MTS हो या फिर DRDO MTS हो, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो। या दोस्तों, ये जो जीके पढ़ाई जा रही है आपको, वो जीके सभी एग्ज़ाम्स में ओरली बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे अदर सब्जेक्ट आते हैं। अदर सब्जेक्ट से जितने नंबर के आते हैं दोस्तों, उतने ही नंबर की जीके आती है। और जीके मेरे दोस्त वो स्टूडेंट्स जल्दी पकड़ कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं जिन दोस्तों को, जिन मेरे भाइयों को मालूम होता है कि जीके में दोस्तों पढ़ना क्या है। जीके एक अपार भंडार है, लेकिन ये उनके लिए अपार भंडार है दोस्तों जिनको मालूम नहीं है कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पढ़ना होता है। अभी जो करंट आ रहा है, करंट में दोस्तों जो चल रहे हैं मुद्दे, उससे स्टैटिक निकलता है और उसी के साथ पॉलिटी और ज्योग्राफी अटैच होता है। जैसे कि दोस्तों एक CHSL में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, परागगण था। परागगण जो करता है नेशनल पार्क, परागण करता है नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है? ऐसा एक क्वेश्चन CHSL को देखने को मिला था आपके। अब क्वेश्चन मेरे दोस्त वो पूछ रहे थे कि सर ये कैसे आ गया और कहाँ से आ गया है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब वहाँ के नए नए CM बने थे, उत्तराखंड के जो CM बने थे तीरथ सिंह रावत, वो वहाँ से ही स्टैटिक जीके में उठ के आया था। ऐसी ही कुछ चर्चाएं दोस्तों इस क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगता है, अगर जो मेरे दोस्त पीछे वाली क्लासेस से जुड़ते हुए आ रहे हैं, उन दोस्तों को तो मालूम है, लेकिन मैं उन दोस्तों को भी बता देता हूँ जो आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और दोस्तों, मैं पहले आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, पॉलिटी की जो सीरीज़ थी प्रीवियस क्वेश्चंस की, वो भी स्टार्ट करेंगे और उन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज दोस्तों एक नया आपके लिए गेम्स विद जीके, यानी जीके के साथ याद करना और रटने वाला काम नहीं करेंगे। आज जीके के साथ खेलने वाला काम करेंगे, जिसमें कई जगह मैंने आपको CM दे रखा है, गवर्नर बताने हैं, तो कई जगह मैंने गवर्नर दे रखा है, CM बताने हैं। ऐसे कुछ स्टेट्स की बात करेंगे। इन्हीं स्टेट्स के साथ साथ इनके स्टैटिक फैक्ट भी पढ़ेंगे और अभी जो करंट मुद्दे चल रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ और उसके अलावा कुछ बात करेंगे दोस्तों स्टेट, आपके जो स्टेट्स है उनमें बात करेंगे, जो कि आपके दोस्तों जो स्टेट्स को किस नाम से बोला जाता है। जैसे पंजाब को किस नाम से बोला जाता है, मुंबई को किस नाम से बोला जाता है, उनके कुछ शॉर्ट नेम है दोस्तों, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। वो सभी बात करेंगे। अब करते हैं दोस्तों, आपका टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्यारा राजस्थान। हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्यारे राजस्थान की बात करते हैं। ये राजस्थान दोस्तों, नोट्स भी बनाते रहना, आप नोट डाउन भी करते रहना। ये राजस्थान वही राजस्थान है दोस्तों जिसके यहाँ पर मैंने कलराज मिश्र आपको गवर्नर शो कर रखा है। मैंने कलराज मिश्र दे रखा है। आप CM बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हो दोस्तों, कमेंट किया करो। ऐसा लगता है कि फिर बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लासेस हो रही हो, ठीक है। कमेंट करोगे, बात करोगे। तो राजस्थान जिसके गवर्नर कलराज मिश्र है और इसके CM याद रखना अशोक गहलोत, ठीक है। हाँ दोस्तों, राजस्थान जिसके CM है अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इसी राजस्थान में आपको लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट तथा विधानसभा सीट, यहाँ पर 200 मिलेगी आपको विधानसभा सीट देखने को, ठीक है। 200 सीटें जो विधानसभा सीट देखने को मिलेगी वही राजस्थान, जहाँ पर दोस्तों दर्रा नेशनल पार्क है। यहाँ पर नोट कीजिए, ये आएंगे आपके स्टैटिक फैक्ट, ठीक है। दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, और भरतपुर नेशनल पार्क। हाँ दोस्तों, ये वही राजस्थान है
जहाँ के सीएम अशोक गहलोत है, जहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र है, जहाँ पर विधानसभा सीटें 200 देखने को मिलेगी। और साथ ही में आपको स्टैटिक फैक्ट में दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। और दोस्तों ये केवलादेव नेशनल पार्क ये वही नेशनल पार्क है जो कि आपके यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस दोस्तों आपको ये पूछा जाता है कि जो राजस्थान का वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। तो हेरिटेज साइट है उसमें केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसको शामिल किया गया है। यहाँ पर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, उसके अलावा सांबर झील भी देखने को मिलती है राजस्थान में। और दोस्तों सांबर झील में 4 नदियों का संगम होता है। वो कौन कौन सी होती है? जैसे मंथा नदी होती है, और उसके अलावा दोस्तों खारी नदी होती है, खंडेला नदी होती है, और उसके अलावा रूपनगढ़ नदी होती है। ये राजस्थान वालों के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। जब राजस्थान का कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर पूछने को मिलेगा कि जो सांबर झील है उसमें 4 नदियों का संगम होता है, उनमें से कौन सी नदी नहीं है? और आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा मंथा नदी, उसके साथ साथ मिलेगा खारी नदी, खंडेला नदी और लास्ट रूपनगढ़ नदी। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों, ये वही मध्य प्रदेश है जिसे भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं मध्य प्रदेश, इसको भारत का दिल कहा जाता है। अगर पूछते हैं राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है तो वो आपको लगाना होगा अजमेर। लेकिन भारत का हार्ट किसे कहा जाता है, भारत का दिल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये बात करना है। और अगर पूछ ले जाता है कि हार्ट डे वो कब आता है तो याद रखना है 29 सितंबर को। हाँ दोस्तों, भारत का दिल किसे कहा जाता है, भारत का हार्ट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश जहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो गवर्नर है वो आपको देखने को मिलेंगे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, ऐसा मेरा जो ये लेके आया हूँ आपके लिए जिसके गेम्स विद जीके का नाम मिला है, ये आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पर मैं कुछ आपको लिखने के लिए देता हूँ जिससे कि आप लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। और कुछ मैं खुद लिख के लेके आया हूँ, उसके साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी लिख रहा हूँ। तो आप बताना कि आपको ये फैक्ट कैसे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश जिसे भारत का हार्ट कहा जाता है। और हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश जिसके शिवराज सिंह चौहान सीएम मिलेंगे और यहाँ पर जो आनंदीबेन पटेल है गवर्नर देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश वही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा, वन विहार। ये दोस्तों इसमें कम से कम 11 नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, ये सभी देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों गुजरात। ये वही गुजरात है दोस्तों, अपना प्यारा गुजरात, जहाँ पर गवर्नर आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम विजय भाई रूपाणी देखने को मिलते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा मिसिंग है, उसको फिलफुल करते हैं। गुजरात के आपको गवर्नर दे रखे हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। बात करते हैं यहाँ पर सीएम की, तो सीएम आपको देखने को मिलेंगे विजय भाई रूपाणी। ठीक है दोस्तों, गुजरात ये वही गुजरात है दोस्तों जहाँ पर जिसकी कैपिटल कौन है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और गांधीनगर एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है। ठीक है, बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं गुजरात विजय भाई रूपाणी यहाँ के सीएम है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। और साथ ही में याद रखना दोस्तों, जो गुजरात है यहाँ पर आपको मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और इसके अलावा ब्लैकबक नेशनल पार्क। ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा, गिर नेशनल पार्क मिलेगा। और दोस्तों ये गिर नेशनल पार्क, ये वही गिर नेशनल पार्क है जहाँ से लोइन लेके यूपी के इटावा लोइन सफारी में ट्रांसफ़र किए गए थे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो लोइन है इटावा लोइन सफारी में लोइन लेके आए हुए हैं वो कौन से स्टेट से तथा कौन से स्टेट के नेशनल पार्क से लेके आए हैं। तो बात करना गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ से लोइन को सीधा यूपी के इटावा नगर में लोइन सफारी में लेके गए हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क आपको याद रखना है।
और साथ ही में दोस्तों गुजरात से याद रखना है, गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, जहाँ से अपने अमित शाह, अपने जो गृह मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है जो अमित शाह है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, यानी संविधान क्षेत्र, जहाँ का जो वो आता है संविधान क्षेत्र वो है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया अमित शाह जो अपने गृह मंत्री है उनका गांधीनगर ही है। गांधीनगर दोस्तों एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सबसे जो सिक्किम था ऑर्गेनिक स्टेट है, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट था वो कौन था, सिक्किम। वैसे ही पूछा जाता है सबसे पहले या सबसे एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल या हरी भरी कैपिटल, हरी भरी राजधानी वो कौन सी है, तो वो आएगी गांधीनगर। हाँ दोस्तों, गुजरात से आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बना हुआ है 182 मीटर ऊंचा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और केवड़िया में। और साथ ही में गुजरात से आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, वहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम, फिर उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। अब उसका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ दोस्तों, गुजरात का एकमात्र स्टेडियम जिसका तीसरी बार नाम चेंज किया गया है, पहला कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम बदल के उसको रख दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और वर्तमान में उसका भी नाम चेंज करके और नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, जहां पर 1,10,000 सीटें की कैपेसिटी है। ठीक है, ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ वो आपको किसी न किसी क्लास में मैं रिटर्न में नोट डाउन करवा देता हूँ, और उसके साथ साथ जो रिटर्न में है आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, इसके मैंने ना तो सीएम लिखे हैं ना गवर्नर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, जहाँ पर भवानी डैम है, भवानी नदी पर, जहाँ पर कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पर दोस्तों आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी 234। ठीक है, पहले इसके सीएम और गवर्नर की बात करते हैं। तमिलनाडु के सीएम है जो अभी हाल ही में दोस्तों नए बने, एम.के. स्टालिन। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये एम.के. स्टालिन साहब जो कि सीएम बने, अभी तमिलनाडु के नए नए सीएम बने। साथ में बात करते हैं इसके गवर्नर की, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु दोस्तों ये वही तमिलनाडु है जहाँ पर आपको एम.के. स्टालिन साहब जो सीएम देखने को मिलते हैं, तथा यहाँ पर जो गवर्नर देखने को मिलते हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों मेरा लाने का ये मकसद इसलिए यहाँ पर, जब तक आपको सीएम और गवर्नर याद नहीं होंगे तब तक आप उस स्टेट का पोस्टमार्टम नहीं कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले मुंह पे यही याद होना चाहिए कि जैसे ही अपन को कोई दिखता है, स्टेट दिखता है, तो आपको सीएम और गवर्नर आ जाने चाहिए। स्टेट का नाम दिखते ही दोस्तों आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री का नाम सुनते हैं अपन को नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज बनती है, जैसे ही राष्ट्रपति का नाम सुनते हैं रामनाथ कोविंद साहब की सीधी इमेज बनती है, जैसे यूएसए का सुनते हैं जो बिडेन साहब जो कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है उनकी इमेज बन जाती है, 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बन जाती है, जर्मनी की चांसलर अंजेला मार्केल की बन जाती है। वैसे ही दोस्तों आपको हर एक स्टेट की इमेज दिखेगी, और ये दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को देखने में, बस एक आपको कंसंट्रेट होकर क्लासेस देखनी होगी, और साथ ही में इस क्लासेस को बार बार सुनना होगा, और साथ में जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ फैक्ट ओरली बोल रहा हूँ वो आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी सारी जो भी मैटर में दे रहा हूँ दोस्तों ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, पेपर्स में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले पेपर्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट अपने तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों विधानसभा जो सीट है याद रखना 2, 3, 4 ऐसे ही इसको याद रखना। 234 इसमें विधानसभा सीट है। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों एक जीआई टैग है यहाँ का, इरोड हल्दी। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आपके लिए 3 चीज़ बताऊंगा, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और साथ ही में आपको नोट डाउन भी करते रहना है। एक आएगा आपके लिए इरोड हल्दी, ठीक है, एक आएगा सांगली हल्दी, और एक इरोड हल्दी आ गया, एक सांगली हल्दी आ गया। ठीक है, और एक इरोड हल्दी, सांगली हल्दी।
ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इरोड हल्दी कहाँ की है। इरोड हल्दी कहाँ की है, ये क्या है दोस्तों। इरोड हल्दी और सांगली हल्दी जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ है, कहाँ की है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों आपका जीआई टैग है, जीआई टैग जिसको बोला जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। दोस्तों ये वो होता है जहाँ पर आपको कोई एरिया होता है, कोई सा भी स्टेट का एक जो एरिया होता है, अगर वहाँ से आपको ये जो किसी भी चीज़ को, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मिठाई हो, किसी भी चीज़ को एक बार अगर इंडिकेट कर दिया जाता है, जीआई टैग मिल जाता है, मतलब वहाँ पर उसके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो चीज़ है उस एरिया का संकेत बन चुका है, भौगोलिक संकेत बन चुका है, और उसके बाद में उसकी कोई दूसरी जगह सेम कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। और ये जो जीआई टैग है दोस्तों, याद रखना 10 सालों के लिए दिया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो याद रखना 10 सालों के लिए दिया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, हाँ दोस्तों ये भी याद रखना है, सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की टी को, यानी दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग दोस्तों, ये दार्जिलिंग जगह पड़ती है अपने वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। एक हुगली, एक हुबली, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है। हुगली आएगा कोलकाता में, जो कि हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। एक आएगा हुबली जो कि अपने कर्नाटक जहाँ बेंगलोर में पड़ता है। दोनों याद रखना। अभी याद रखना है जीआई टैग जो 10 सालों के लिए दिया जाता है, सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। ठीक है, और ये है इरोड हल्दी, एक है सांगली हल्दी और एक होती है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी, ठीक है, ये 3 है दोस्तों, इन तीनों को नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं आगे की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो ये इरोड हल्दी है, ठीक है, ये जो इरोड हल्दी है कि ये कहाँ से जीआई टैग मिला है। इन तीनों को एक साथ लिखाने से दोस्तों आपके नोट डाउन उसमें नोट्स में रहेंगे और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, जो इरोड हल्दी है वो मिलेगा अपने तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, ये वही तमिलनाडु है जहाँ पर सीएम एम.के. स्टालिन और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित देखने को मिले हैं। इरोड हल्दी को जो जीआई टैग दिया गया है वो तमिलनाडु से दिया गया है। सांगली हल्दी को जो जीआई टैग दिया गया है वो दिया गया है महाराष्ट्र से। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर आपको सीएम देखने को मिलेंगे उद्धव ठाकरे साहब और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और ये भगत सिंह कोश्यारी अपने गोवा के भी गवर्नर हैं, उनको भी आधिकारिक तौर पर अभी जो गवर्नर गोवा के भी बना रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये वही महाराष्ट्र है जहाँ पर आपको 288 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। यहाँ पर 2, 3, 4 तमिलनाडु में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र जहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा कालाघोड़ा फेस्टिवल। कालाघोड़ा फेस्टिवल कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लेजिम नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। एक आता है कालाघोड़ा फेस्टिवल, एक आता है लेजिम नृत्य, और एक आता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, जैसे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, वैसे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कंधमाल हल्दी जो कि आपको उड़ीसा को देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, ये वही उड़ीसा है जहाँ के सीएम नवीन पटनायक साहब है और वहाँ के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है। आ रहा है दोस्तों समझ में? आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, स्पीड भी अच्छी होगी, आवाज़ भी ठीक होगी, प्रॉपर वीडियो भी अच्छा दिख रहा होगा। और फिर दोस्तों आप लाइक नहीं करते हो, बताओ किस चीज़ में कमी दिख रही है दोस्तों जो आप लाइक नहीं करते हो। साथ में मेरे दोस्त जो कंटिन्यूस क्लासेस से चल रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, वो इस HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे और इससे भी बेहतर जो कि कंटेंट हो सकता है वो ला रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन में बैठकर यहाँ पर कि अपने दोस्तों और भाइयों को वो कोर्स जो कि परचेज करते हैं जीके का और उसके बाद में काफ़ी भंडार पढ़ना पड़ता है, उन दोस्तों को परचेज करने के बजाय यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उनको वो कंटेंट मिले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में सीधे यहाँ से हिट करेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। ठीक है, अब ये तीनों ध्यान रखना है आपको। उड़ीसा के भी याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर भुवनेश्वर और उड़ीसा दोस्तों, भुवनेश्वर जहाँ पर 2019 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, 2019 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी अपने उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था।
और 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो भी अपने उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना, हॉकी जो होगा, जो अपने हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, चाहे वो 2019 का हो चाहे वो 2023 का हो, 2019 प्लस 2023 जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भी अपने कहाँ पर होगा, उड़ीसा में होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन की, हाँ दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पर आपको इरोड हल्दी, सांगली हल्दी, कंधमाल हल्दी और गुजरात, तमिलनाडु तथा इनके साथ साथ इनके स्टैटिक फैक्ट, विधानसभा सीटें, सीएम, गवर्नर, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो बात करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि पॉलिटी में एक ट्रिक बताई थी आपको, लेकिन दोस्तों ये ट्रिक उतने समय के लिए ही बताई गई है आपको जब तक आपको याद नहीं है। और याद मेरे हिसाब से दोस्तों कि वो ट्रिक आपको याद हो गई होगी, क्योंकि वो ट्रिक कोई ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं थी, एक छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन वो इतनी बेस्ट ट्रिक थी कि आपको ये पता हो गया कि जो संविधान था उसके जो भाग लिए गए थे अलग अलग जगह से, जैसे मैंने बताया था नी आ आज सद समास को गफ करूँ, नी से नीति निर्देशक तत्व बताया था जो कि आयरलैंड से लिए गए थे, फिर आज से आपातकालीन जर्मनी से बताया था, सद से संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से बताया था, समाज से सम प्लस आस में बताया था कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, उसके बाद में गफ बताया था गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है, करू से मौलिक कर्तव्य बताया था रसिया से लिया गया है। ऐसी एक ट्रिक आज भी देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, और इस ट्रिक पर काफ़ी काम चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए उतने समय के लिए इम्पोर्टेंट है जब तक आपको याद नहीं होते। जैसे ही आपको याद होंगे इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक अपनी नोट्स में रहेगी और वहाँ का मैटर अपने दिमाग में रहेगा। ठीक है, और इतना विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपको, ये जो चीज़ है ना बिना देखे याद होगी, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक ट्रिक पढ़ेंगे जब तक अपने दिमाग में नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं, एक ट्रिक है उमा उच्च न्याय। हाँ दोस्तों ये एक छोटी सी ट्रिक है, उमा उच्च न्याय। अब फिर उसके बाद में बात करेंगे वो अमेरिका। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा दिए, क्या है ये, कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों उमा उच्च न्याय कोई ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है, बस इतना सा है, उमा उच्च न्याय। जहाँ भी चलोगे एक दो बार रिवाइज करोगे, जहाँ भी जा रहे हो उमा उच्च न्याय, जिधर भी जा रहे हो उमा उच्च न्याय, खाना खा रहे हो उमा उच्च न्याय, बस 3 बार बोलोगे उमा उच्च न्याय, उमा उच्च न्याय। सुबह शाम गायत्री का मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, वैसे उमा उच्च न्याय, उमा उच्च न्याय, तो आपको याद हो जाएगी। और ये उमा उच्च न्याय आगे अमेरिका। कैसे क्या करेंगे सर, इसका ट्रिक तो बता दी, लेकिन ट्रिक का क्या करेंगे, इससे क्या बेनिफिट है, और एक साथ उमा उच्च न्याय लिखने का क्या बेनिफिट है, सभी बात करते हैं। ये है दोस्तों उससे बनाएगा अपना उपराष्ट्रपति, उससे क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, माँ से बनेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दिख रहा है दोस्तों, आई होप दिख रहा होगा। उ से उपराष्ट्रपति हो गया, माँ से मौलिक अधिकार हो गया, और इस उच्च से उच्च न्यायालय हो गया। ठीक है, इससे उच्च न्यायालय जिसको बोला जाता है हाई कोर्ट। हाँ दोस्तों इनकी भी बात करेंगे, अभी इनके भी बात करेंगे, लेकिन पहले फैक्ट बात करेंगे ओनली इनके, जो डायरेक्ट कौन कहाँ से लिया गया है उसकी बात करेंगे। उ से बना अपना उपराष्ट्रपति, माँ से बना मौलिक अधिकार, उच्च से बना उच्च न्यायालय, और न्याय से बना न्यायपालिका। ठीक है, ठीक है, और ये सभी चीज़ कहाँ से ली गई है, अपने प्यारा यूएसए। ये वही यूएसए दोस्तों जहाँ के 46 के बताया था कौन, जो बिडेन साहब, 49 के बताया था कमला हैरिस। ये वही यूएसए दोस्तों जिसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब बात करना दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है, ये जो अमेरिका है यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना, ये अलग से याद रख लेना दोस्तों।
जो प्रस्तावना है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में भी बताया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तो फिर जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का कार्यालय होता है, कार्यकाल होता है, वो किसको सौंप दिया जाता है, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट याद होगा दोस्तों, आर्टिकल 124 शरद अरविंद बोबड़े जो 47 थे, 48 के करंट में एन वी रमन्ना साहब, 46 रंजन गोगोई, सब चीज़ें याद होगी दोस्तों। और उसके अलावा अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति, जिसका आर्टिकल भी दोस्तों मैंने बताया था कि आर्टिकल इसका कौन सा था, आर्टिकल याद रखना है 63, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63। दोस्तों आज एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि जैसे जैसे सारी पुरानी चीज़ें याद होगी नई चीज़ें ऐड ऑन करते चलेंगे। उपराष्ट्रपति ये क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, आप सबको पता होता है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन क्या ये पता होता है कि इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? हाँ दोस्तों, इसमें 3 चीज़ याद रखनी है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आपको बोलना है कि सर 6 साल का। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये होता है 5 साल का। अब आप बोलोगे कि दोस्तों सर ये जो राज्यसभा का सभापति बैठता तो राज्यसभा में ही है, और राज्यसभा का जब 6 साल का होता है तो फिर राज्यसभा के सभापति का 5 साल का कैसे हुआ? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि राज्यसभा के सभापति के सीट पर बैठता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। जो राज्यसभा, जिसको अपन अपर हाउस बोलते थे, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता था, राज्यसभा का आर्टिकल मैंने बताया था सरला से, जो कि 80 आर्टिकल था। उस राज्यसभा का सदस्य, जो कि नॉर्मल सदस्य, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति की सीट पर बैठता है अपने उपराष्ट्रपति। इसीलिए जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, वही राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी होगा 5 साल का। आ रहा है समझ में? राज्यसभा के सभापति की सीट पर उपराष्ट्रपति बैठते हैं, इसलिए जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वही राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होगा 5 साल का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये एक नई चीज़ है जो एड ऑन की है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा आपसे, या तो ये पूछेंगे अगर आपके इजी क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो पूछेगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, सब जानते हैं 5 साल का होता है। और अगर हार्ड क्वेश्चन देना होगा तो वो इसी को ही घुमा के पूछेगा, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने साल का होता है। अब जिस मेरे दोस्त को पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका कार्यकाल 5 साल का ही बताएंगे। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बताया था दोस्तों कि राज्यसभा के सदन के नेता अलग है, राज्यसभा का सभापति अलग है। अगर सदन के नेता पूछते हैं तो थावरचंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उनके पास, और अगर उनसे बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस। लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस। लोकसभा का आर्टिकल क्या था, 81। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इतनी उपराष्ट्रपति से याद रखनी है। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार, जिसमें दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो मौलिक अधिकार है यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं, उसके लिए मैंने आपको 5 चीज़ बताई थी कि आप जब भी मौलिक अधिकार दिखते हैं उससे, मौलिक अधिकार किससे, उससे यानी यूएसए से लिए गए हैं। और सबसे पहले बताया था मैंने 1 से 4 संघ आए थे, संघ व उसके क्षेत्र। फिर 5 से 11 बताए थे मैंने नागरिकता। फिर 12 से 35 में अपने मौलिक अधिकार बताए थे। फिर 36 से 51 में मौलिक कर्तव्य बताए थे। और फिर उसके बाद में मौलिक वो अपने 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व बताए थे, और 51 में क्या बताए थे, मौलिक कर्तव्य बताए थे, जो 51A में आता है। उसके साथ साथ मैंने पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक भी बताए थे। तो याद रखना है दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कौन से हम बताए थे, 12 से 35 में कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। भाग कौन सा था इनका, भाग 3 था। ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार की काफ़ी बात कर चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं उच्च न्यायालय। हाँ दोस्तों, ये हाई कोर्ट जो कि प्रत्येक राज्य में होता है। ये दोस्तों कोई 2 स्टेट का एक में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक स्टेट में हाई कोर्ट होगा। 2 जो हाई स्टेट है उसका एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उसका कोलकाता का और अंडमान निकोबार का देखा था अपन ने। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो उच्च न्यायालय हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं अपने भारत में, कितने उच्च न्यायालय हैं। हाँ दोस्तों बताओ इसका कि भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने उच्च न्यायालय हैं।
और उच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितनी होती है, सभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय। अपने भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25। साथ ही में याद रखना कि जो उनका 62 साल होता है। अगर आपसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये अपना है रेड वाला है सुप्रीम कोर्ट, ब्लैक वाला है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है, 65 ईयर, ठीक है, 65 साल। और हाई कोर्ट में कितनी होती है, 62। ये दोनों को याद रखना है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था दोस्तों, उसके जितने भी मैंने 42 तक बताए थे, करंट में 48 चल रहे हैं और 42 तक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बताए हैं। इसके क्या है दोस्तों, अलग अलग स्टेट के होते हैं, इसलिए वो भी पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्स में नहीं आते थे लेकिन पिछले CHSL CGL में देखने को मिले हैं, इसलिए इसके जो करंट में चल रहे हैं वो सभी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे। अभी करंट में इतना सा याद रखना कि जो उच्च न्यायालय है वो अपना अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय 25 हाई कोर्ट है, साथ ही में उनकी 62 साल रिटायरमेंट एज होती है। और जो तेलंगाना है दोस्तों, ये इतना सा याद रख लेना, जो तेलंगाना है उसकी पहली बार जो महिला चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट की, उसका नाम है हेमा कोहली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बनाया गया था। तेलंगाना, ये तेलंगाना वही है दोस्तों जिसको तेलिया रुमाल इसका GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल को GI टैग अपने तेलंगाना से दिया गया है। फिर साथ में याद रखना है तेलंगाना का जो पहली बार महिला चीफ जस्टिस बनी है उसका नाम है हेमा कोहली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका। हाँ दोस्तों, ये न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। ये सभी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उमा उच्च न्याय, उ से पढ़ा उपराष्ट्रपति, मा से पढ़ा मौलिक अधिकार, उच्च से पढ़ा उच्च न्यायालय और न्याय से पढ़ा न्यायपालिका। ये सभी कहाँ पर, अमेरिका से लिए गए हैं। साथ ही में प्रस्तावना जो भी अमेरिका से लिया गया है। आई होप दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, किसी चीज़ में आपको लगता है कि सर ये स्पीडली हो रहा है, डाउटफुल है, तो दोस्तों आप कमेंट करना। अब फिर मैं आपके कमेंट का वहाँ पर पढ़ के ज़रूर आंसर दूंगा कि उसके लिए और कैसे सुधार किया जाए, कि आपको इसके लिए और बेहतर कैसे समझाया जाए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि पॉलिटी में अंदर जाने से पहले, पॉलिटी में एंटर करने से पहले अगर आपको CM, गवर्नर, PM, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, न्यायपालिका, इन चीज़ की अगर मात्र ऊपर की सतह अगर मालूम होगी तो आपको एंटर करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे दोस्तों आपके लिए एक, मैंने बताया था मिनी नेम्स ऑफ सिटीज़, ठीक है, उसकी बात करते हैं मिनी। ऐसे ही दोस्तों एक ब्रिटेन के लिए भी लेके आऊँगा मैं, एक विधि का शासन, एक विकासरा मंत्र, वो सारी चीज़ें भी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पढ़ाया जाए वो आपको ऐसे कैसे याद हो जाए। प्रयाग, पंजाब, मुंबई, प्रयाग, पंजाब, मुंबई, दिख रहा है दोस्तों। पानीपत, साथ में याद रखना पानीपत, बेंगलुरु, पानीपत और इधर लिख देता हूँ बेंगलुरु। हाँ दोस्तों, ये वही प्रयाग है दोस्तों, ये है प्रयाग। तथा साथ ही में बात करेंगे पंजाब की, फिर मुंबई की, तथा उसके बाद में बात करेंगे अपने पानीपत की, ठीक है। प्रयाग, पंजाब, मुंबई, पानीपत और अपना प्यारा बेंगलुरु। दोस्तों प्रयाग जो कि यूपी में पड़ता है और इसको अपन क्या बोले जाते हैं, ईश्वर का निवास स्थान। हाँ दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान एक मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड बताया था, जिसके CM तीरथ सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर कौन थे, बेबी रानी मौर्य। एक दिन की वहाँ CM कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। वहाँ पर मैंने बताया था छोटा चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वैसे ही एक प्रयाग भी है, तो इसको दोस्तों ईश्वरों का निवास स्थान। हाँ दोस्तों, ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। किसी भी सिटी का नाम दे दिया जाएगा, जैसे मिनी मुंबई किसको कहा जाता है,
तो ये चीज़ें आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलती है, इसलिए मैं 5-5 सिटीज़ करके आपको वो सारे इंपॉर्टेंट नाम करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, प्रयाग जिसे ईश्वरों का निवास स्थान कहा जाता है, पंजाब जिसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, नहीं 7 नदियों का शहर। ठीक है दोस्तों, 5 नदियों का शहर। हाँ दोस्तों, ये है पंजाब। पंजाब ये वही पंजाब है दोस्तों जहाँ के आपको सीएम देखने को मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहाँ के गवर्नर देखने को मिलेंगे वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, ये पंजाब दोस्तों। और इस पंजाब के लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अभी हाल ही में पंजाब में 23 स्टेट है, और 23 स्टेट इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गए दोस्तों, 23 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, 23 डिस्ट्रिक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि वो जो 23वां डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बनाया गया है, मलेरकोटला। ठीक है, ये भी याद रख लेना पंजाब का, इधर लिख देता हूँ, मलेरकोटला। मलेरकोटला। हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पंजाब है जिसे 5 नदियों का शहर कहा जाता है, जिसके सीएम अपन को कैप्टन अमरिंदर सिंह देखने को मिलते हैं, गवर्नर पीवी सिंह बदनौर देखने को मिलते हैं, वहाँ के जो मलेरकोटला जिसको 23वें नंबर का जिला बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मुंबई। एक याद रखना मुंबई, एक याद रखना मिनी मुंबई। ठीक है, दोनों याद रखना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिनी मुंबई। ये दोनों अलग अलग है, मुंबई को मिनी मुंबई नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि मिनी मुंबई किसको कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, मिनी मुंबई किसको कहा जाता है, इंदौर को। हाँ दोस्तों, ये वही इंदौर है जो लगातार 4 साल से स्वच्छ सिटी में आ रहा है। साथ में ये वही इंदौर है जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और बात करते हैं मुंबई, जिसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों अलग है, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है, मुंबई 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। और दोस्तों ये मुंबई वही है जो अरेबियन सी के किनारे पर है, और अरेबियन सी के किनारे अभी तावते जो कि एक चक्रवात आया था दोस्तों, सबको पता है जो तावते चक्रवात था वो जो अपने भारत के तट वाले जितने भी स्टेट्स थे उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, जिनमें गुजरात हो गया, गोवा हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे मुंबई भी था, कर्नाटक था, साथ में केरल था, उन सभी को ज़्यादा बहुत ही परेशान कर रहा था। ठीक है, वो परेशानी में ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं मुंबई की हो गई, उसके बाद में पानीपत। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में, रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, और आगे आने वाले जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, रेलवे एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि बुनकरों का शहर, इसको याद रखना है दोस्तों, बुनकरों का शहर। हाँ दोस्तों, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, पानीपत, मुंबई, पंजाब, प्रयाग, कुछ भी ऑप्शन डाल के वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो और हरी सर के साथ आप पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ओनली दिमाग में एक छवि बनानी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को याद हो रहा है, और याद करवाने की जिम्मेदारी आपके दोस्त की है दोस्तों, जो यहाँ पर खड़ा होकर आपके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा माइंड में जाएगा, इमेज बनेगी। ठीक है, मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला, प्रयाग जिसे ईश्वरों का निवास स्थान, पंजाब 5 नदियों की भूमि तथा 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का शहर बोल सकते हो दोस्तों, भूमि, मुंबई 7 टापुओं का शहर, पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है, मिनी मुंबई को इंदौर कहा जाता है, और एक दोस्तों बेंगलोर, इसको याद रखना आप, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तथा साथ ही कहा जाता है स्पेस सिटी। ठीक है, बेंगलोर जो कि दोस्तों स्पेस सिटी के नाम से कहा जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। और मैंने बताया था हुबली एक शहर जो कि बेंगलोर के पास ही बसा हुआ है, और हुगली जो कलकत्ता में, जो कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, लखनऊ आपका कौन सी गोमती नदी के किनारे है, जो अपना यूपी शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं, और अपना लंदन थेम्स नदी के किनारे हैं, पेरिस सीन नदी के किनारे हैं, वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे हैं। दोस्तों ये सारे भी आपको यहाँ लिखाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहिए।
ठीक है। इतनी चीज़ों से दोस्तों आपको ये मालूम चलता है कि ये जो सारे फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको रफ कर रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों आज पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, नोट डाउन हो गया दोस्तों। दोस्तों ये जो फैक्ट है आपके लिए, इनको फैक्ट को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है तथा ये वो फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में स्टैटिक के दम पर, चाहे वो पॉलिटी के दम पर, चाहे वो ज्योग्राफी के दम पर पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं जो ज्योग्राफी के फैक्ट थे वो भी मैं आपको यहीं पर ही कवर करवाऊँगा। लेकिन दोस्तों पहले इसके साथ साथ आपके कुछ पॉलिटी के फैक्ट, करंट के फैक्ट, स्टैटिक के फैक्ट और उसके साथ साथ फिर ज्योग्राफी भी ऐड करेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मुंबई था, ठीक है। और जो दोस्त अपन कंट्रीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि अब से मैंने एक अच्छा ये किया है दोस्तों आपके लिए, जैसे मैंने आपको भारत के साथ रसिया, ठीक है, रसिया की जो एक्सरसाइज कराता था, रसिया में मैंने आपको बताता था कि वहाँ के जो पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन है तथा वहाँ के गवर्नर व्लादिमीर पुतिन है जो कि 2026 तक वहीं पर ही रहने वाले हैं, ऐसा रसिया की संसद ड्यूमा में कहा गया है। तो साथ ही में बात करेंगे दोस्तों रसिया के ज्योग्राफिकल फैक्ट की भी बातें करेंगे कि ये रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है उसकी भी बातें करेंगे, ठीक है। और एरिया के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है। तो दोस्तों ये सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ज्योग्राफी को कम लेते हुए, ज्योग्राफी में दोस्तों मैंने आपको बताया था धान, जो चावल का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक किया जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको चावल के अलावा तंबाकू बताया था, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। गेहूँ, गन्ने का बताया था दोस्तों, जो कि यूपी में किया जाता है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ साहब बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं एक यूनिसेफ। ये दोस्तों क्या है यूनिसेफ, बात करेंगे ये यूनिसेफ क्या है। क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपने न्यूज़ में बहुत सुनी होगी दोस्तों, यूनिसेफ की बात होती है, यूनेस्को की बात होती है, साथ में यूएनओ की बात होती है, IAEA की बात होती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी बात होती है, WHO की बात होती है, ILO की बात होती है। ये सब क्या है? क्या ये सभी ऐसे ही नाम आ रहे हैं न्यूज़ में? और WHO का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों आपने, क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा था, कोरोना पे WHO ने जो पेंडेमिक महामारी साबित करने में थोड़ी लेट कर दी थी और वो चाइना के साथ अटैच में था, तो USA ने WHO से सबसे ज़्यादा वो पहले वहाँ पर ऋण देता था, पैसे देता था, लेकिन फिर भी WHO ने नहीं उसको पेंडेमिक किया, इस कोरोना वायरस को लेट किया, तो इसके बहाने अपना USA WHO से बाहर हो गया। ये सब चीज़ें दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ी होती है। तो बात करते हैं यूनिसेफ। हाँ दोस्तों, जो यूनिसेफ है याद रखना है 1946, यूनिसेफ का ईयर है 1946। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, ठीक है, फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप नोट डाउन करते रहिए, फिर बात करेंगे कि इसके हेड कौन है, इसके हेड की भी बात करेंगे दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है, हेनरीटा एच होरे, हेनरीटा एच होरे, ठीक है दोस्तों। इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो बनेंगे आपकी फुल फॉर्म से कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, वो कब फाउंड हुआ था 1946 में, साथ ही में उसके हेड यानी अध्यक्ष उसका नाम क्या है, तो आप बताना हेनरीटा एच होरे। ये भी पूछा जा सकता है सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर भी आपको याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। हाँ दोस्तों, ये वही न्यूयॉर्क है जो अपने हडसन नदी के किनारे हैं। बात करते हैं इस न्यूयॉर्क की, तो यहाँ पर लिखना है आपको, ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम्स में वो एक तो CGL और एक है NTPC।
इन 2 एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। इसलिए मैं आपको जैसे जैसे यहाँ पर सैर करवाता जाता हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि कौन सी नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है कि जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस जो कि चिल्ड्रन फंड है, 1946 में ये फाउंडेशन ईयर था। साथ में बात करते हैं इसके हेड कौन थे, हेनरिटा एच फोरे थी, तथा साथ ही में इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे है। ऐसे एक यूनेस्को की बात करेंगे दोस्तों, जो यूनेस्को जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा उसकी बात करेंगे, वो पेरिस में मिलेगा। OECD वो भी पेरिस में मिलेगा। एक आता है सिटी ऑफ हेड क्वार्टर्स। आपसे दोस्तों ये भी पूछा जाता है सीधा सीधा एग्जाम्स में, हेड क्वार्टर हर जगह सुनते हैं अपन, हर ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों हेड क्वार्टर पढ़ते हैं। ये हेड क्वार्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ हेड क्वार्टर्स किसे कहा जाता है, तो याद रखना है सिटी ऑफ हेड क्वार्टर्स जिनेवा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 50% से ज़्यादा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा, इसीलिए जिनेवा को सिटी ऑफ हेड क्वार्टर्स कहा जाता है। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों आपको? आई होप अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, बोरिंग फील नहीं कर रहे होंगे। आपको सोच रहे होंगे कि ये जो आपके लिए मात्र 40 मिनट का सेशन लेके आता हूँ दोस्तों, 40 से 45 मिनट होती है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों मैं खुद इस कंटेंट को टाइम देता हूँ, इस कंटेंट को बनाता हूँ, और इसको बनाने में कम से कम मेरे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। फिर उसको तैयार करता हूं दोस्तों आपके लिए कि प्रीवियस एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हेड क्वार्टर से पूछे गए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं, तथा साथ ही में GI टैग से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन सी सीटी अभी करंट में चल रही है, कौन से देश से भारत के मुद्दे हो रहे हैं, उससे जोग्राफिकल फैक्ट कितना है। तो दोस्तों इसको कम से कम 2.5-3 घंटे इस कंटेंट को बनाने में लग जाते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो। और इस क्लासेस को देखने के साथ साथ दोस्तों आप खुद कवर अप करोगे कि देखोगे कि 15 दिन 20 दिन या महीने भर में आप खुद देखोगे दोस्तों कि आपका जो जीके से डर था, पहले जो जीके कहाँ थी, अब जीके आपको कहाँ आने लगी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो करंट के मुद्दे से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो। और पॉलिटी से ही करंट और स्टैटिक अपन बिल्कुल साफ कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।